हेलो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीपीएम पर डिस्कशन किया था। सीपीएम और पार्ट दो अलग अलग कंडीशन पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें करता है। सीपीएम में हम हमेशा बात करते थे कि हमारे पास एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा कि अलग अलग एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो भी टाइम फ्रेम है वो फिक्स बताया गया है, डिटर्मिनिस्टिक है कि 2 महीने में होगा, 2 सप्ताह में होगा, 2 दिन में होगा, वो पहले से फिक्स होता है। ये काम हम कब कैसे फिक्स करेंगे? अनुभव के आधार पर। अगर पहले से हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो हमें आइडिया है कि ये काम 2 दिन में होगा, ये 2 सप्ताह में लगेगा, इसमें 2 महीने समय लगेंगे, मतलब पहले से हमें टाइम फिक्स है। 5% या 10% घटा बढ़ा के हमने फिक्स कर दिया कि ये टाइम लगेगा, आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन है, अब हम हमेशा प्रयास करते हैं किसी वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के विषय में विचार करें जो पहली बार कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता हो। और हम में आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाएं, नया प्रोजेक्ट डेवलप करें, नया इंडस्ट्री सेटअप करें, नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें। तो जो नए सेटअप की बात करते हैं उनके सामने सबसे बड़ा समस्या ये टाइम फ्रेम का ही होता है। और इस नए प्रोजेक्ट पर जब काम करना हो तो यहाँ टाइम फ्रेम एग्जैक्ट तो हमको नहीं मिलेगा। तो हमारे सामने क्या व्यवस्था है कि यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी और प्रेडिसेसर ये तो हमें पता है, लेकिन हम ड्यूरेशन की जब बात करेंगे तो हम 3 तरह के टाइमिंग की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी टाइम होता है, सबसे पहला जो ईच एक्टिविटी विल हैव 3 टाइम्स एस्टिमेट। एस्टिमेशन है क्योंकि ये तो पहले से हमको पता ही नहीं है, कोई डिटर्मिनिस्टिक टाइम तो कांस्टेंट तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ये एस्टिमेशन 3 तरह से किया जाता है। पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो सबसे कम होता है जनरली, ऑप्टिमिस्टिक टाइम उसको बोलते हैं। दूसरा मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम। इस बात को आप ऐसे समझें कि मान लीजिए अगर आपको कोई एक बुक दिया जाता है तो उस बुक को पढ़ने का टाइम हो तो हम मान सकते हैं कि अगर 200 पेज की बुक है तो उसको 1 सप्ताह में बड़े आराम से पढ़ा जा सकता है। लेकिन कोई भी 200 पेज के बुक को अगर सिलेबस में हम ऐड करते हैं तो क्या 2 सप्ताह का टाइम हम देते हैं बच्चों को? ऐसा नहीं करते। हम एक टाइम फ्रेम बनाते हैं जिसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, 15 दिन में कोई बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन कोई 1 महीने लगा सकता है, कोई 2 महीने लगाएगा, उसको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो मोस्ट लाइकली टाइम वो टाइम है जो हम मान के चलते हैं कि इतने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर हम फॉलो करें तो देर सवेर ये मोस्ट लाइकली टाइम है, इतना में तो हो ही जाएगा। तो हर बुक के लिए, हर सिलेबस के लिए जैसे सेमेस्टर सिस्टम काम करता है तो बोलते हैं कि 6 महीने का टाइम आपको दिया गया। ठीक है, बुक तो 1 महीने में पढ़ी जा सकती है, लेकिन और भी काम है, आपको और भी बुक पढ़ने हैं, सबकी तैयारी करनी है। तो मोस्ट लाइकली टाइम हमने 6 महीने का रखा। बच्चे 6 महीने के बाद भी कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, तो हुआ कि उनको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। भाई 6 महीने में उनका सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होता है, तो उनको हम पेसिमिस्टिक टाइम देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, 1 साल का टाइम हमने आपको दे दिया। तो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो सबसे मिनिमम टाइम जनरली होता है। मोस्ट लाइकली टाइम वो टाइम है जो इससे थोड़ा अधिक होता है। मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इसको हम बोल सकते हैं। और एक है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम मैक्सिमम टाइम है। अब ये 3 टाइम फ्रेम हमारे पास गिवन होंगे, दिए जाएंगे, और हमारे पास एक्टिविटी है, प्रेडिसेसर्स हैं। अब सवाल है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को खड़े करने में, इस तरह की ही इंफॉर्मेशन आपके पास होंगे, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक या कांस्टेंट टाइम तो आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी किया नहीं, आपको पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? तो उसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं, कुछ व्यवस्था बनाए गए हैं कि इस तरह के काम को भी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रोजेक्ट नेटवर्क भी बनाई जा सकती है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, वेरिएंस वगैरह भी हम पता कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब
जो सीपीएम में हमने वर्क किया था वो काम इनके साथ भी इस तरह की स्थिति में भी किया जा सकता है, जहाँ पर पहले से सब कुछ फिक्स था तो हमने नेटवर्क बनाया, क्रिटिकल पाथ को फाइंड किया, कंप्लीशन टाइम हमने पता किया, तो इसके लिए भी पता किया जा सकता है। ये अलग बात है कि ये एस्टिमेटेड टाइम पर बेस्ड होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो। प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब जो हमारा कैलकुलेशन हो, जो हमारा डिज़ाइन हो, वो निश्चित रूप से उसकी ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास 3 अलग अलग टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। हमने यहाँ टी.ओ., टी.एम और टी.पी के रूप में लिख दिया है। हमारे पास एक्टिविटी है, हमारे पास प्रेडिसेशन है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें पता करना होगा, तो इन तीनों का हम एवरेज लेते हैं, मीन ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन है उसका मीन ड्यूरेशन लेंगे। अब मीन ड्यूरेशन ये सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं निकालते, ये ध्यान में रखेंगे आप। मीन ड्यूरेशन के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हम टी ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। इसको टी ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टी पी मतलब प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, और इसको हम चूंकि इसमें कंटेंट कितने हो गए 1 4 और 1 मतलब 6 टाइम हो गया, तो 6 टाइम डिवाइड करेंगे 6 से, तब हमको एक्चुअल में इनका मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पता चलेगा, जिसको हम मीन टाइम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हर एक्टिविटी का मीन टाइम निकालने की कोशिश करें। तो मीन टाइम सबसे पहला एक्टिविटी ए के लिए क्या होगा, जरा सा आप देख लें। 5 + 6 + 7। अब हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो क्या है कि 6 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 4 × 6 + 7/6 मतलब 5 + 6 4 = 24 + 7/6, ये हो जाएगा 36/6 = 6। तो हमारा यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आएगा वो क्या होगा 6। अब 6 जो आया वो चूंकि बीच में मोस्ट लाइकली टाइम था, हमने नहीं लिया, हम कैलकुलेशन के आधार पर फाइंड करेंगे। अब इसके विषय में ज़रा देखें तो इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। अब बार बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कर लें। 4 टाइम मोस्ट लाइकली टाइम करना है, तो 4 × 3 = 12, 13 और +5 18 और 18/6। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू होगा 3। नेक्स्ट वैल्यू की हम बात करें तो नेक्स्ट वैल्यू का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। 7 + 4 × 4 + 1/6 मतलब 7 + 16 + 1/6 = 24/6 = 4। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारा हो रहा है 4। अब जरा इसी तरह से कैलकुलेट करें। अब बार बार पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 × 4 और 2 × 4 8 8 1 9 9 3 12 12/6 2 9 8 4 2 = 8 and 9 9 18 18/6 3 5 4 = 20 20 + 1 + 9 30 30/6 5 4 2 = 8 2 10 और 8 18 18/6 3 4 4 = 16 4 20 20 और 10 30 30/6 5 5 4 = 20 22 8 30 30/6 5 4 2 = 8 2 10 10
8 2 10 8 18 18/6 6 3 जा 18। तो ये हमारा मोस्ट लाइकली टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम एक तरह से निकल गया, जिसको हम मीन बोल रहे हैं, मीन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम का मीन हमने निकाल लिया। अब जरा वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। अब पहले सिग्मा का वैल्यू हम निकाल लें। सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है, बहुत आसान काम है, आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ये बोलता है प्रोबेबिलिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम बाई 6। तो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम ए के लिए क्या है 7, 7 - 5 मतलब 7 - 5/6। आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2/6 = 1/3। तो ये हमारा सिग्मा का वैल्यू है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा स्क्वायर मतलब 1/3 स्क्वायर = 1/9, 1/9 = 0.11। आप आसानी से निकाल सकते हैं 0.11। दूसरे के वैल्यू ज़रा निकाल लें, हम यहीं पे निकाल सकते हैं, हमको तो केवल ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करना है। तो 5 - 1, 5 - 1 मीन्स 4, 4/6, 4/6 मीन्स 2/3 और 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। तो 4/9 क्या होगा 0.44। तो ये हमारा हो गया 0.44। नेक्स्ट वैल्यू की हम बात करें तो 7 - 1 6/6। अब ये तो और भी आसान है, ये 7 - 1 मीन्स 6/6। 6/6 का मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर 1 मतलब ये वैल्यू हो गया 1.00। इस वैल्यू को 3 - 1 2/6, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 का 1/9, 1/3 स्क्वायर जो है 1/9 है। 1/9 का वैल्यू हमने निकाला है पहले। 1/9 हमने क्या निकाला था 0.11। तो डी के लिए हो गया 0.11। ई के लिए ज़रा निकाल लें। ई के लिए क्या है 9 - 1 मीन्स 8, 8/6, 8/6 मीन्स 4/3, 4/3 मतलब 16/9 और 16/9 अगर हम निकालेंगे तो ये करीब करीब 1.77 आएगा। तो 1.78 लिख ले इसको। यहाँ भी वही केस है 9 और 1 है, इसका मतलब इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है 1.78। इसके लिए भी हम लिख सकते हैं 9 1 दोनों वैल्यू बराबर है। इसके बाद 8 - 2 6/6 1.00। यहाँ पर आ जाए 10 - 4 6/6 1.00। 8 - 2 6 ये भी 1.00 और यहाँ भी 8 - 2 6/6 1.00। ये हमारा वेरिएंस आ गया। तो हम आशा रखते हैं कि मीन वैल्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की बात हम कर रहे हैं वो हमने निकाल लिया है और वेरिएंस निकाल लिया। अगर ये दो काम हमने कर लिया है तो हमारे लिए काम और भी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है कि अब आगे हमें क्या करना है भाई, उसको हम देख लें। मतलब सीधा है कि हमने दूसरा नंबर काम तो कर लिया, फाइंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ये हो गया एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, वेरिएंस भी हमने निकाल लिया। तो आप आराम से, आपके पास 3 ही वैल्यू दिए हुए थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। इसका मीन वेरिएंस निकाल लिए हमने, फॉर्मूला लिख दिया है, इसको याद रखेंगे, इसके आधार पर निकलेगा। और वेरिएंस
मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा का वैल्यू काउंट करेंगे फिर सिग्मा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये दोनों काम आपने कर लिया। अब कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब देखिए प्रोजेक्ट नेटवर्क तो हमको पहले करना था, लेकिन जब तक ये मीन वैल्यू नहीं रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइम नहीं होगा, हम नेटवर्क नहीं बना सकते। तो हमने नेटवर्क बनाने का काम शुरू किया और किस आधार पर किया? मीन मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के बाद अब हम बनाएंगे नेटवर्क। नेटवर्क बनाना बहुत ही आसान है, आपने बनाया है, हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होगी। सीपीएम में हमने काम किया था। ज़रा गौर से देखिए, हम सबसे पहले नोड बनाएंगे। ये हमारा पहला नोड है जो स्टार्टिंग नोड होगा। और स्टार्टिंग नोड किससे स्टार्ट करें? देखिए प्रेडिसेसर ए बी सी किसी के लिए नहीं, इसका मतलब ए बी सी एक साथ शुरू किए जा सकते हैं। तो एक ही नेटवर्क से हमने 3 काम शुरू कर दिया, ए बी और सी। और ए शुरू किया तो ए में टाइम ड्यूरेशन क्या लगेगा? अब हम इस टाइम की ड्यूरेशन वीक की नहीं बात करेंगे, इसके एक्सपेक्टेड टाइम की बात करेंगे। ए को 6 वीक का समय चाहिए, हमने 6 रखा, नोड हम 2 पर चले गए। बी को कितना समय चाहिए? बी को 3 वीक का समय चाहिए, और हम एक दूसरे नोड पर जाएंगे। और फिर सी की बात हम करें तो सी का कंप्लीशन टाइम है 4 वीक, तो सी को हम 4 वीक कंप्लीशन टाइम ले लेंगे। ए बी सी का काम हो गया, हमको एक्सपेक्टेड टाइम क्या है वो भी पता चल गया। अब डी की बात करें तो डी का प्रीडिसेसर है ए। इसका मतलब है कि डी हम जब भी शुरू करेंगे तो ए से शुरू करेंगे, मतलब नोड 2 ए के बाद ही डी शुरू की जा सकती है। तो ए का टाइम हमको पता है, उसके बाद हम डी की प्रोसेस शुरू करें, डी की एक्टिविटी शुरू होगी। और डी की एक्टिविटी में टाइम कितना चाहिए? 2 वीक का समय चाहिए। तो इनको हम 2 वीक का समय देंगे और एक नए नेटवर्क पर हम चले जाएंगे। नेटवर्क का नंबर बाद में देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट नोड पर हम चले गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ई एक्टिविटी बी के बाद शुरू होती है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से ई की एक्टिविटी शुरू करेंगे और इस एक्टिविटी को टाइम कितना चाहिए? 3 वीक का समय चाहिए। तो हम 3 वीक का समय दे करके एक नेटवर्क नोड पर हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एफ की। तो ई और एफ को जरा गौर से देखिए तो हमें पता है कि एक एक्टिविटी जे है जो ई और एफ दोनों के कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा। इसको जरा गौर से देखेंगे, मतलब जब भी ई एक्टिविटी जहां खत्म हो रहा है वहीं पर हमारी एफ की एक्टिविटी भी खत्म हो, ताकि हम एफ को ई एफ के बाद हम शुरू करेंगे जे एक्टिविटी। तो ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पर कहीं ना कहीं टर्मिनेट होने चाहिए। तो एफ सी के बाद कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब एक नया हम रास्ता बनाएंगे और ये हमारा एक्टिविटी एफ को डिनोट करेगा और समय इनको चाहिए 5 वीक। ये हमारी एफ एक्टिविटी हो गई। एफ के बाद जी की एक्टिविटी भी सी के बाद ही शुरू हो रहा है, लेकिन ये जी एक्टिविटी एच के साथ टाई अप कर रहा है। एच तो अभी हमने बनाया नहीं है, इसका मतलब है कि जी एक्टिविटी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और इसके लिए हम यहाँ पर जी एक्टिविटी की बात कर लें और जी एक्टिविटी को टाइम चाहिए 3 वीक। अब जरा सा देखिए, जी एक्टिविटी हमारी हो गई। ई एफ के बाद हमारी एक्टिविटी आएगी एच। तो ई और एफ हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, इस नोट से हम आगे बढ़ेंगे एच के लिए। लेकिन एच को गौर से देखिए तो ये जी एक्टिविटी के पास ही पहुँचेगा ताकि जे की एक्टिविटी शुरू की जा सके। इसका मतलब है ई और एफ के बाद जो एच शुरू होगा वो कहीं ना कहीं जी के साथ अटैच होना चाहिए। तो हमारा एक एक्टिविटी यहाँ से आएगा और ये एक्टिविटी है हमारा एच, और इस एक्टिविटी में टाइम चाहिए हमको 5 वीक। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आई एक्टिविटी है जो डी के बाद शुरू होगी, और डी के बाद आई शुरू होगी। आई की फिर जरूरत नहीं है, मतलब लास्ट नोड है। तो एक नोड हमें यहाँ बना ले जो आई एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, और इस आई एक्टिविटी को टाइम चाहिए 5 वीक। और जे एक्टिविटी एच और जी के से बाद स्टार्ट होगा, और ये भी कहीं अब यूज नहीं होना है। इसका मतलब यहाँ के बाद भी हम
फिनिशिंग टच देंगे नोड पर, और ये एक्टिविटी है हमारा जे एक्टिविटी, टाइम जे एक्टिविटी को चाहिए 3 वीक, और ये हमारा फाइनल नोड हो गया। नोड को नंबरिंग कर दें तो ज़्यादा सुविधा होगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 नोड हो गया, और जितने भी एज हैं वो अलग अलग एक्टिविटी को दिखा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया। ये है प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। प्रोजेक्ट नेटवर्क हमने बना दिया, तो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाने में हमको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बात सिर्फ ध्यान रखनी है, जिसके कोई प्रीडिसेसर नहीं है वो पैरेलल शुरू किए जा सकते, एक साथ शुरू किया जा सकते हैं। और जो स्टार्टिंग नोड है उसके लिए कोई टाइम नहीं है, जस्ट जब भी आपको ऑर्डर मिले आप शुरू हो जाइए। तो ABC हमने नोड 1 से शुरू कर दिया। अब D की बात होगी तो A के बाद आएगा, B की बात E की बात होगी तो B के बाद होगा। देखिए D A के बाद शुरू होगा, मतलब D एक्टिविटी इसके बाद शुरू हो रहा है, E एक्टिविटी B के बाद शुरू हो रहा है, और F एक्टिविटी C के बाद शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम B C C E F G की बात करें तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि E और F एक्टिविटी कहीं न कहीं एक साथ मिलेंगे। अब ये जो प्रीडिसेसर यहाँ दिखा रहा है EF, ये एक नोड पर आएंगे, क्योंकि इसके बाद ही हम H एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा। जहाँ H और G है, 2 एक्टिविटी एक साथ मिल रहे हैं, इसका मतलब एक कॉमन नोड पर ये होना चाहिए, ताकि इसके बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू की जा सके। तो हम आशा रखते हैं कि आसानी से ये काम आप कर पाएंगे। और इसी टेबल के आधार पर हमने नेटवर्क बनाया है। आपके पास कोई भी टेबल हो आप आसानी से नेटवर्क बना लेंगे। हाँ, टाइमिंग की बात होगी, अगर CPM की बात होगी तो वहाँ पर एक फिक्स टाइम होगा, डिटर्मिनिस्टिक टाइम होगा, उसको आप यूज करेंगे। चूँकि यहाँ पर हमारे पास PERT की बात है और इसमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, तो हम उनका मीन वैल्यू निकालेंगे। और मीन वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकालें, और इस फॉर्मूला के आधार पर जो भी वैल्यू आए वही हमारे एक्टिविटी का मीन वैल्यू हो गया, टाइमिंग डायग्राम हो गया। और ये डायग्राम हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट नेटवर्क का पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें 2 काम हमने कर लिया। पहला, कंस्ट्रक्ट ए प्रोजेक्ट नेटवर्क, और फाइंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो हमने वेरिएंस पता कर लिया, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पता कर लिया, और नेटवर्क बना लिया। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की बात करेंगे। तो इसको यही वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बाकी के 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।